हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन स्पेस। सतीश चंद्र की बुक का अध्याय 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी समरी जानेंगे और इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिणी भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। यानी दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदी के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्य, पावरफुल साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांडव, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज्य करते थे, मतलब नया तमिलनाडु। आधुनिक केरल में चेर थे और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज्य करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर अपने राज्य का प्रसार करने नहीं दिया था। इनमें पल्लव और पांडव जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं थीं। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, यानी सेना के आधार पर ही उन्होंने आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ, यानी 9वीं सदी में हुआ। उसने प्रायद्वीपीय के एक बड़े भाग को अधीन कर लिया, अपना लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को जीता। यानी सेना के बल पर ही लोगों ने राज्य को जीता। जिसके पास जितनी सेनाएं होती थी वह उतना ही पावरफुल हुआ करता था। दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जा सकता है। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। यानी चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कह सकते हैं। चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ, यानी विस्तार कब हुआ? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, यानी जिसका नाम विजयालय था, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांडवों को भी कमजोर कर चुके थे। यानी चोलों ने पल्लवों और पांडवों को हराया था, काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि, जिसे टोडमंडल कहते हैं, पर उनका अधिकार हो गया। यानी उन्होंने उन पर अधिकार कर लिया। मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े, यानी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमने कृष्ण तृतीय राजा के द्वारा चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था, उससे पता चलता है। चोलों के लिए यह एक भारी पराजय थी। वे जल्द ही संभल गए। विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद पता चला इसका। उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व रहा। यानी उसके बाद 2 साल तक चोलों का वर्चस्व रहा, उनका ही दबदबा रहा। राजराज और राजेंद्र प्रथम का युग। चोल राजाओं में सबसे महान राजराज 915 से 1014 और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम
1014 से 1044 थे, यानी इस टाइम पीरियड के समय उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम राजराज में था। राजराज ने कावेरी के कछार डेल्टा, जिसे डेल्टा कहते हैं, समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया, इकट्ठा किया और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग या उड़ीसा कह सकते हैं तक फैला दिया। उसने विदेश व्यापार के लिए और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा, यानी नौसेना किस तरह काम करती है, किस तरह यूज़फुल होगी, उसके बारे में समझा। त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराया और क्विलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरै को जीता और पांडव राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कृत्य यानी इस तरह के कार्य उसकी इस इच्छा से प्रेरित थे, यानी खुद उसकी इच्छा थी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में होने वाले व्यापार को है अपने अधीन लाए, अपने कब्जे में कर ले। कोरोमंडल तट मालाबार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे, यानी कोरोमंडल तट मालाबार के पास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे, वहाँ पर व्यापार किया जा सकता था। मालदीव की विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी, यानी मालदीव की जो विजय हुई वह नौसेना के बल पर ही हुई थी। राजराज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार किया और वेंगी को हराया, जो एक राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही, यानी पिता जीवित थे उस समय, तभी युवराज बना दिया गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले प्रशासन और युद्ध का काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुका था, यानी काफ़ी उसे जानकारी प्राप्त थी। पांडव और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह रौंद कर और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम ने राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया, यानी उसके कार्य को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हुआ तथा श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के नियंत्रण से मुक्त न हो सका, यानी चोलों को ही कब्जे में रहा लगभग 50 वर्षों तक। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय की पहचान के रूप में अपने विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए, यानी राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में, यानी किस तरह उनकी विजय को याद रखा जाए, तो उसके लिए उन्होंने शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए जिससे कि पता चल सके। इनमें सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजेश्वर मंदिर था जो 1010 में पूरा हुआ। चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक वृत्तांत दिए जाते थे। यही कारण है कि चोलों के बारे में हम उनके पहल के राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानते हैं, यानी हम उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानते हैं, यानी इन राजाओं ने इस तरह अपनी विजय को दर्शाते हुए मंदिर में जो चित्र उभारे उससे जो है लोगों को काफ़ी पता लगा, बावजूद इसके कि पहले के राजाओं के मुकाबले इनको काफ़ी जाना गया। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था,
यानी कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान जो हुआ था वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय यानी सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार करके स्थानीय राजाओं को हराया। इसमें चोल सेना जो थी उसने गंगा नदी पार कर स्थानीय राजाओं यानी पास के राजाओं को हराया उसी स्थान के। यह अभियान जिसका नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया था 1022 में चलाया गया और इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय की स्मृति में यानी याद में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल जिसे कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की। राजेंद्र प्रथम ने उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा के चोल विजेता का नगर रखा। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल यानी राजेंद्र प्रथम जो थे उन्हीं के काल का एक उल्लेखनीय कारनामा था, एक मुख्य कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला। मलाया प्रायद्वीपीय सुमात्रा जावा श्री विजय साम्राज्य जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला यानी दोबारा से उसको जीवन दान मिला। मलाया प्रायद्वीप सुमात्रा जावा और पड़ोसी द्वीपों में फैला हुआ था, इन जगहों में फैला हुआ था और चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर उसका नियंत्रण था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे और चोलों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर चोलों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाहों नगर नागपट्टम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव भी दान में दिया। भारतीय व्यापारियों के राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थी। इन अभियानों के फलस्वरूप कदारम या केड़ा तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के दूसरे बहुत से स्थान जीत लिए गए। चोल नौसेना इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही। पर शैलेंद्र शासकों के साथ हार्दिक संबंध जारी रहे। जैसे कि सुमात्रा से मिले एक टूटे फूटे अभिलेख से पता चलता है कि जिस पर 188 की तिथि पड़ी हुई है। चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। ये अंशतः कूटनीतिक और अंशतः व्यापारिक थे या कुछ कूटनीतिक और कुछ व्यापारिक थे। चोल प्रतिनिधिमंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल 1077 में चीन गया और एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कांच के समान काफूर जरी के वस्त्रों, गेंडों, सींगों, हाथीदांत आदि के रूप में नजरानी के बदले उसे ताम्र मुद्राओं यानी 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुई
अर्थात 4 लाख रुपया में से अधिक। व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग नजराना यानी ट्रिब्यूट शब्द का ही प्रयोग करते थे। चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ले ली थी। इन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं और उनकी राजधानी कल्याणी में थी। वेंगी राय रायलसीमा तुंगभद्र के दोआब उत्तर पश्चिम के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और परवर्ती चालुक्यों टकराते रहे। इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली और अंततः दोनों ही राज्य थक कर चूर हो गए। यह भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतर होते जा रहे थे। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा तथा ब्राह्मणों और बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्होंने पांडव प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनियां बनाई, यानी जगह जगह पर उसका ठहराव बनाया। उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। ये चोल साम्राज्य के इतिहास के कलंक हैं। लेकिन चोल जब किसी प्रदेश को जीत लेते थे तो वहाँ प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था स्थापित कर देते थे। जैसे कि फ्रेंड्स इस मैप में देखा जा सकता है कलिंग कहाँ पर है, चालुक्य ये है श्रीलंका, जिसमें कि अनुराधापुर एंड ये है गंगईकोंडचोलपुरम, ये तंजौर, ये गोवा में मदुरै एंड ये महाराष्ट्र है जिसमें चोल साम्राज्य। मम्मी का बुला, अपनी मम्मी का। साम्राज्य भर के गांव में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, पर 13वीं सदी के आरंभिक भाग में उसका पतन हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र का परवर्ती चालुक्य साम्राज्य भी 12वीं सदी में समाप्त हो चुका था। दक्षिण में चोलों की जगह पांडवों और होयसलों ने ली थी तथा परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतीयों ने। ये सभी राज्य कलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ बराबर लड़ते हुए नगरों को रौंदते गए और मंदिरों तक को ना बख्शते हुए उन्होंने अपने आप को कमज़ोर कर लिया। अंततः 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। चोल शासन, स्थानीय स्वशासन। पहले की ही तरह चोल प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था राजा। राजा पहले की ही तरह चोल प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। समस्त सत्ता उसके हाथों में थी, जाहिर सी बात है, पर उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। एक मंत्री परिषद जो कि राजा को सहायता करता था। मंडल प्रशासन से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए राजा
प्रायः देश का दौरा करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। इन्हें सेना के 3 अंग कहा जाता था। पैदल सेना आमतौर पर भालों और तलवारों से लैस होती थी, यानी पैदल सेना आमतौर पर उसमें भाले भी नहीं होते थे और तलवार भी नहीं होती थी। अधिकांश राजाओं के पास अंगरक्षक होते थे जिनको अपना जीवन देकर भी राजा की रक्षा की शपथ दिलाई जाती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में केरल आया था, कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिंता पर जल मरते थे। हो सकता है कि इस कथन में अतिशयोक्ति हो। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर तथा कुछ समय तक बंगाल की पूरी खाड़ी पर ही वर्चस्व रहा। चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, यानी केंद्र नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले भी क्षेत्र थे। पर्वतवासी और वनवासी पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडू था, यानी प्रशासन की जो एक बुनियाद की बात करें उसकी इकाई नाडू था। इसमें अनेक गांव होते थे नाडू में, जिनके बीच नातेदारी का घनिष्ठ संबंध और दूसरे घनिष्ठ संबंध भी होते थे। तालाबों, कुओं और आदि सिंचाई के साधनों के कारण या पर्वतवासियों और वनवासियों को खेतिहर बनाकर जब नए क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जाता था तो नाडुओं की संख्या बढ़ जाती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा और इन्होंने भी कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेश में नाडुओं को मिलाकर वलनाडु बनाए गए थे। चोल राज्य को 4 मंडलों में बांटा गया था। कभी कभी राजकुमारों को प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमियों के रूप में पारिश्रमिक दिए जाते थे। चोल राजाओं ने राजमार्गों का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी था। चोल राजाओं ने राजमार्गों का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी था और सेना की गति के लिए भी। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तथा कुछ ऐसे विशालकाय व्यापार संघों, जिन्हें गिल्डों कहा गया, का उदय हुआ और जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कावेरी और दूसरी नदियों का उपयोग किया, यानी उनके जल का उपयोग किया। सिंचाई के लिए अनेक तालाब भी बनाए। भू राजस्व में सरकार का भाग तय करने के लिए कुछ चोल राजाओं ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया, पर सरकार का भाग ठीक ठीक कितना था यह हम नहीं जानते, यानी कितनी जगह थी यह नहीं पता। भूकर के अलावा भूमिकर, यानी भूकर मीन्स भूमिकर के अलावा चोल राजाओं की आय व्यापार पर लगी चुंगी एक प्रकार का कर है, पेशों पर लगे करों तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित थी। भूकर के अलावा चोल राजाओं की आय पर लगी चुंगी पेशों पर लगे करों तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर आधारित था। चोल शासक समृद्ध थे तथा वे नगरों को बसाने और मंदिरों समेत शानदार स्मारक बनवाने का बोझ उठा सकते थे, यानी इतना उनमें था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की पहले ही बात कर चुके हैं। चोलकालीन अभिलेखों के कारण हमें चोल साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है, यानी पता है। 2 सभाओं का ज्ञान है जिनको उर तथा सभा यानी महासभा कहा जाता था। और गांव की आम सभा थी
उर्ज कहा जाता था, जो कि आम सभा होती थी गांव की। लेकिन हमें महासभा के कामकाज का अधिक पता नहीं है। यह ब्राह्मणों के गांव में, जिनको अग्रहार कहा जाता था, वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। ये गांव ब्राह्मणों से आबाद थे, यानी दूर थे, तथा इनमें अधिकांश भूमि राजस्व मुक्त थी, यानी इसमें राजस्व का कोई भाग नहीं था। राजस्व, इन गांवों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी खुद की सत्ता एक तरह से। गांव के मामले एक कार्यकारी समिति संभालती थी। गांव के जो भी मामले होते थे वह एक समिति संभालती थी, जिसमें संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति या तो पर्चियाँ डालकर बारी बारी चुने जाते थे। हर 3 साल पर इन सदस्यों को पद मुक्त होना पड़ता था, यानी हर 3 साल बाद एक नई समिति बनाई जाती थी। भू राजस्व के आकलन और संग्रह, कानून व्यवस्था की रक्षा, न्याय आदि में सहायता के लिए दूसरी समितियां भी होती थी। महत्वपूर्ण समितियों में एक थी तालाब समिति, जो खेतों के लिए पानी के बंटवारे पर निगाह रखती थी। महासभा नई जमीनों को आबाद कर सकती थी तथा उन पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर भी लगा सकती थी, यानी यह अधिकार उसको थे, महासभा को। इन चोल गांव में प्रचलित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी, यानी स्वशासन मतलब खुद पर शासन करना। यह व्यवस्था दूसरे गांव में भी कमोवेश सफल रही, यानी कम ही सफल रही, लेकिन उनकी स्वायत्तता को सामंतवाद के विकास ने सीमित कर दिया। राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त करके शासकों ने नाडुओं की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया। चोल शासन घरेलू और विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ बढ़ते नगरीकरण का काल था, यानी चोल शासन जो है वो घरेलू और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी के साथ नगरीकरण का भी काल था। नागपट्टनम, चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के नाविकों और अरबों के लिए व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था, यानी ये जो जगह थी। दस्तकारी और खेतिहर मालों का व्यापार भी बढ़ा। इन मंदिरों की भी सक्रिय भूमिका रही। सांस्कृतिक जीवन, चोल शासन में भक्ति आंदोलन का और भी विकास हुआ। इस आंदोलन का मंदिरों से गहरा संबंध था। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधनों के बल पर चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे कि तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची आदि। इन राजाओं के विशाल परिवार होते थे और विशाल महल भी, जिनमें भोजन कक्ष, लंबे चौड़े बाग और जीने आदि होते थे। उदाहरण के लिए हमें उनके सरदारों के 7 मंजिला और 5 मंजिला मकानों की बात सुनने को मिलती है, यानी उस समय 7 मंजिल के भी और 5 मंजिल के मकान भी थे, ऐसा पता चलता है। दुर्भाग्य से इस काल के महलों में एक भी नहीं बचा, यानी कोई भी बचा नहीं। चोल राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम आज तंजावुर के पास बस एक छोटा सा गांव है, मगर राजाओं और मंत्रियों के शानदार महलों तथा धनी सौदागरों के रहने उतने ही शानदार मकानों के वृत्तांत उस समय पता चलते हैं साहित्य के द्वारा। दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल राज्य में ही चरम पहुंची। दक्षिण में जो मंदिर निर्माण हुए उसकी कला जो है वो चोल राज्य में ही चरम पर पहुंची, अंतिम में पहुंची। इस काल में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित हुई उसे द्रविड़ कहा गया।
क्योंकि यह लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित है। इस शैली की प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते जाना है, यानी एक मंजिल पे एक मंजिल ऐसे बनता गया। मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी, यानी 5 मंजिल और 7 मंजिल तक, और उनकी एक खास शैली होती थी, तरीका होता था, जिसे विमान कहते हैं। मंडप का नाम खम्भों वाला कक्ष, जिसमें बहुत अधिक नक्काशी खंभे थे और जिसकी छत सपाट होती थी और आमतौर पर गर्भगृह के सामने होता था। गर्भगृह, जो कि बीच का कमरा कह सकते हैं, वह सभा भवन का काम करता था तथा दूसरे बहुत से कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। उदाहरण के लिए अनुष्ठान के समय नृत्य के लिए उनका उपयोग होता था। यह नृत्य देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां अर्थात देवदासियां करती थी।